हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। और आज 2 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स हम देखेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट डाउन करेंगे जो हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। और वो एग्जाम्स कौन से हो सकते हैं? बैंक का एग्जाम हो सकता है, वो हमारा सीडीएस या फिर हमारा एनडीए का एग्जाम हो सकता है जहाँ पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आईएएस हो सकता है, पीएससी हो सकता है, और भी काफी एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल या एसएससी के एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे बैंक में क्लर्क और पीओ दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह के कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मैं करंट अफेयर्स प्रिपेयर करती हूँ अपनी टीम के साथ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने नई सीरीज चालू करी है जहां पर हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेंगे आर्टिकल्स के अंदर जो होती हैं, और वो आपको नोट डाउन करनी होंगी। इनको हम डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं 2 घंटे या फिर 1 घंटे की वीडियो बनाऊं तो काफी मोनोटोनस हो जाता है। तो जहां यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को, जो ईटी इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स होंगे, उनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लेंगे। इंपॉर्टेंट कहना चाहिए वोकैबुलरी या फिर ऐसे वर्ड्स को लेंगे जिनकी डेफिनेशन हमको पता होती है या फिर वो हमारे को नहीं पता होती है, उनको हम जॉट डाउन करेंगे, उसको सर्च करेंगे और उनके बारे में आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, जिसमें बता रहे हैं कि रॉन्ग टू से कॉलेजियम लैक्स ट्रांसपेरेंसी सीजेआई। सीजेआई जो बच्चे नए हैं उनके लिए शायद डिफिकल्टी होगी इस एब्रीविएशन में, बट सीजेआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। और इस समय चीफ जस्टिस हमारे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और इनके कहे हुए कोई भी कमेंट या फिर कोई भी डिस्कशन जो पैनल पे होता है, अगर कुछ कहते हैं सर ये हमारे, तो वो हमारे सबके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है उसको पढ़ना, उसको समझना। उसके बाद आता है कॉलेजियन सिस्टम। तो कॉलेजियन सिस्टम पे पूरी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, डिस्कशन में कई बार कर चुकी हूँ कि कॉलेजियम में क्या चेंजेस होने हैं और क्या मतलब प्रोस्पेक्ट है जो अभी प्रपोज्ड है, अभी हुए नहीं है वो चेंजेस, और एग्जिस्टिंग कॉलेजियन सिस्टम कैसे काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमको पता होना चाहिए। ये आप जॉट डाउन कर सकते हैं कि आपको ये इन पर नोट्स बनाने हैं या इनको पढ़ना है। उसके साथ ही साथ ये किस लॉ के अंदर आता है, और जैसे कि कहा चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और जो उनकी सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल होता है उसमें कितने जजेस होते हैं, उनका एज क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ आपके पॉलिटी का पार्ट है जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो उसको भी आपके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है नोट्स मेकिंग में। अब कहते हैं सर कि easy to criticize after Paul's remark. The days after his retired colleague, Justice Sanjay Kishan Kaul said, one has to accept that there is a problem with the collegium method of appointment of judges. Chief Justice of India D.Y. Chandrachud defended the system and said steps have been taken to ensure greater transparency. तो सीजीआई में जो ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, इसके ऊपर जो बहस है और जो सरकार का प्रपोज स्टेप है कि इसमें चेंजेस करने चाहिए, उसके ऊपर हमारे जो चीफ जस्टिस सर हैं उन्होंने, सीजीआई ने इस बात को बोला है कि रॉन्ग टू से, ये कहना गलत होगा कि कॉलेजियम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है। और इसके लिए आपको इस आर्टिकल को अगर आप ना पढ़ो तो इसके बाय प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनको पढ़ना जरूरी है कि सीजीआई क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ जस्टिस का, उसका रोल क्या है, और देश की सरकार के लिए उनका क्या रोल है। साथ ही साथ ऑन अपहोल्डिंग स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 को भी हटाने की बात हो रही है, सॉरी मिस्टेक, उसको भी होल्ड किया गया है, इसको हटाने के होल्ड किया गया है, बट डिसीजन नहीं आया है। वी डिसाइड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, आई डोंट थिंक इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर मी टू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिसिज्म और माउंट अ डिफेंस, ठीक है। तो आर्टिकल 370 भी हमारे लिए पढ़ने लायक हो जाता है, और इस तरह से मैं इस सबको तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आर्टिकल उठा लीजिए, उसमें से इंपॉर्टेंट टर्म्स को उठाइए और चेक करिए कि आपने कितना प्रिपेयर किया हो, कितना आपको आता है। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या करंट अफेयर्स पढ़े, किधर से पढ़े, कौन सी मैगजीन लें। जिस तरह की मैंने तैयारी अपनी लाइफ में की है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के, तो अगर आप रेगुलरली कोई भी एक न्यूज़पेपर को थोरली पढ़ लेते हैं जहां पे आपके पॉलिटी और उसके बाद आपका इको, और इको के साथ साथ आपका आता है करंट अफेयर्स में जैसे सोशल और नॉन सोशल इश्यूज होते हैं, अगर आप इसे सेग्रीगेट कर ले, मैं बता चुकी हूँ पहले भी कई बार, तो सेग्रीगेशन में और रोज उनके ऊपर 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस लेकर चलते हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे 5-6 महीने में कि आपके मेजोरिटी में काफी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं विद द टर्म्स। और उससे भी आसान तरीका मैं सबसे यही बोलती हूँ कि आप टर्म्स को लेकर के तैयारी करो। हम एक कहना चाहिए कि डेफिनेशन, आप कोई भी टर्म उठा लो, फॉर एग्जाम्पल हमने उठा लिया
CJI, राइट, CJI लिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। उसके बाद उनकी एज के बारे में निकालते हैं कि जजेस कैसे कैसे उनकी एज क्या होनी चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, उनको चुना कैसे जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम आप पढ़ डालोगे तो टॉपिक तैयार हो जाएगा। कितनी बार आएगा पेपर में? हर दिन आएगा, तो आप हर दिन अगर उससे रिवाइज करते जाओगे तो मेन टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसमें कह रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स गेन्स, रुपी फॉल्स 5 पैसा टू क्लोज एट 83.21 अगेंस्ट डॉलर। अब इस आर्टिकल में मैम क्या पढ़ना है? इसमें से नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आर्टिकल मैंने डेलिबरेटली ऐड किया है, ईटी का आर्टिकल है। इसमें कह रहा है कि रुपी जो पैसा है वो 5 पैसा क्या हुआ है, वो गिर गया है, राइट, और क्लोज एट 83 रुपीज 21 पैसा अगेंस्ट डॉलर। कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैम हमेशा वाई यूएस डॉलर, कोई और करेंसी क्यों नहीं आती है? तो इसलिए हम आज मैं आरबीआई की वेबसाइट पे गई और आपके लिए स्क्रीनशॉट निकाला है, आप भी चेक कर सकते हो आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर के। वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में करंट रेट्स दिए होते हैं, पॉलिसी रेट्स, रिजर्व रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, लेंडिंग डिपॉजिट रेट्स, मार्केट ट्रेंड, ये सब दिया होता है जो डेली अपडेट होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, एज एट 1:30 PM ऑफ जनवरी 124, तो ये आज 2 तारीख है, तो कल के 1:30 बजे तक का अपडेट है ये। जैसे FBIL जो है अपडेट करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क लिमिटेड एक संस्था है, सॉरी लिमिटेड कंपनी है जो इन बेंचमार्क्स को लेकर के आता है। आरबीआई ने उसको सोर्स बना करके ये डेटा अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है वो ले लेते हैं कि एक्सचेंज रेट्स हमेशा आप यूएस से हम लोग कंपेयर करते हैं इंडियन करेंसी को, उसका रीजन देखेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम इंडियन करेंसी का कंपैरिजन होता है जीबीपी का मतलब होता है पाउंड स्टर्लिंग, राइट, पाउंड है ये, उसका मतलब है 105 रुपए 54 पैसे कॉस्ट है एक अगेंस्ट 1 पाउंड स्टर्लिंग के। दूसरा होता है यूरो, जिसमें मतलब 91 रुपए 84 पैसे 1 यूरो की कॉस्ट है अगर उसको एक्सचेंज किया जाए तो। उसके बाद जीपीवाई होता है, जिसको कहते हैं जापानीज येन, तो मतलब 58 रुपए 99 पैसे एक्सचेंज वैल्यू है अगर हम INR 100 JPY मतलब 100 जापानीज येन को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितनी करेंसी आएगी? 58 रुपए 99 पैसे को वैल्यू बताई जा रही है। तो मतलब अगर आप $1 एक्सचेंज करते हो इंडियन करेंसी में तो 83 रुपए होगा, पाउंड स्टर्लिंग होगा 105 रुपए, 1 यूरो होगा 91 रुपए और 100 GB जापानीज येन होगा 58 रुपए। तो ये सारे एक्सचेंज रेट्स अवेलेबल होते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिजर्व कैश रिजर्व रेशियोज होते हैं, लेंडिंग डिपॉजिट रेट्स होते हैं, SLR, MLR और मार्केट ट्रेंड्स भी आरबीआई की वेबसाइट में पब्लिश होते हैं। तो मतलब क्या है कि कई और करेंसी से भी इंडियन करेंसी का कंपैरिजन किया जाता है टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। पहली बात तो ये कि मार्केट ट्रेंड को पता होना जरूरी है, सिर्फ यूएस डॉलर से काम नहीं बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी से देखना पड़ता है कि एक्चुअली हमारी करेंसी कहाँ स्टैंड कर रही है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि व्हाई यूएस डॉलर्स, तो ये गूगल सर की माने तो गूगल की वेबसाइट में अवेलेबल है और ये अंडरस्टूड फैक्ट है कि द वैल्यू ऑफ द इंडियन करेंसी इज ऑफन कंपेयर्ड टू द यूएस डॉलर बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड डेट इज डिनोमिनेटेड इन द यूएस। ध्यान दीजिएगा, IMF की अगर हम बात करें या वर्ल्ड बैंक की बात करें, दोनों ही संस्थाएं यूएस करेंसी को, मतलब इन 5 करेंसीज को जो दिखाया गया एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, इन करेंसीज को स्टैंडर्ड मान के चलती हैं। उनमें से यूएस डॉलर की पकड़ ज्यादा है क्योंकि अधिकतर सभी देश इसी करेंसी में डील करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से इंडिया को भी उसे एक बेंचमार्क या फिर उसी डॉलर में, जब आप डेफिनेटली आप किसी देश की करेंसी को काफी देश मान रहे हैं मेजोरिटी में, तो आपको भी मानना पड़ेगा अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो। दिस मीन्स दैट एनी स्ट्रेंथ इन द डॉलर इंडेक्स इज ऑटोमेटिकली ट्रांसमिटेड टू द INR USD एक्सचेंज रेट। और जैसे ही हम यूएसडी को फॉलो करते हैं, अगर हमें कोई पेमेंट यूएस को करनी है तो हमें एक्सचेंज करके यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, करेंसीज का एक्सचेंज भी कभी कभी पार्शियल एक्सचेंज होता है, कभी कभी इंटायरली एक्सचेंजेबल करेंसी होती है, वो एक दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, क्योंकि सारी करेंसीज फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होती हैं, कुछ पार्शियली कन्वर्टेबल भी होती है। मतलब सपोज करिए आपको $1 के बदले 83 रुपए देने हैं तो ये पूरा का पूरा कन्वर्जन है, लेकिन कभी कभी $1 के बदले सिर्फ आपको 73 रुपए ही मिले, ऐसा भी किसी करेंसी में होता है, वो पार्शियली कन्वर्टेबल करेंसीज होती हैं, उसमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है। पर यूएस डॉलर फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी है, आपकी करेंसी पूरी इसमें कन्वर्ट होती है, इसमें कहीं पार्शियल कन्वर्जन नहीं होता है।
ठीक है, तो कुछ ये नॉर्म्स भी होते हैं करेंसीज को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रेट कट्स इन यूएस वोलेटाइल इक्विटीज टू मेक गोल्ड अट्रैक्टिव। ये आर्टिकल एक एड ऑन है समझने के लिए कि जब इंटरनेशनल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वॉर की सिचुएशन चल रही है, रशिया ने फिर से कुछ इलाकों में मिसाइल छोड़े हैं या फिर अटैक किया है या फिर पकड़ बनाने की कोशिश की है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कंज्यूमर्स या कस्टमर्स जो वर्ल्ड इकोनॉमी में यहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, अपने पैसे की स्थिति को देखते हुए वो यहाँ वहां सेफ जोन में पैसा लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, को पता है कि मार्केट गिरने वाला है कुछ दिनों में या गिरता हुआ दिख रहा है, वॉर की सिचुएशन है, ठीक नहीं हो रही है, तो वो कोई सेफ जोन ढूंढते हैं। सेफ जोन का मतलब जहां उनका पैसे की वैल्यू या तो स्टेबल रहे या बढ़ती रहे, ऊपर की तरफ जाती रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ये आर्टिकल कहता है कि रेट कट्स इन यूएस में जो रेट कट हुए हैं वोलेटाइल इक्विटीज के चलते टू मेक गोल्ड अट्रैक्टिव, ऐसा लगता है कि ऐसा बनाया जा रहा है कि गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ है। और कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड के साथ साथ आप सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस के रेट्स में कट है, वहां इंटरेस्ट कम मिल रहा है उस देश में पैसा लगाने से, वहां पे भी कुछ आपके करेंसी वहां पे भी पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे जहां आप पैसा लगाते होंगे, वहां के भी शेयर्स होंगे, राइट। तो जो इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स अलग अलग देशों में पैसा लगाते हैं, जब उनको बढ़िया पैसा या बढ़िया डॉलर नहीं मिलता है एज ए रिटर्न, तो वो क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो पैसा है वो कहाँ लगा सकते हैं, या तो गोल्ड में लगाते हैं या सिल्वर में लगाते हैं या ऐसी कई और जो कमोडिटीज होती हैं उनमें लगाते हैं, राइट। उसमें बुलियंस भी आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, अलग अलग कमोडिटीज है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द कमोडिटीज, और एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे केस में ऐसा लगता है कि गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स कहते हैं इन्वेस्टर्स कैन कंसिडर स्विचिंग अ पार्ट ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट टू सिल्वर एज द लेदर इज लाइकली टू आउट परफॉर्म दिस ईयर, सेज एनालिस्ट। एनालिस्ट कहते हैं कि आप गोल्ड के अलावा सिल्वर में भी पैसा लगा सकते हैं, वो भी ल्यूक्रेटिव होगा। अब हम क्या समझे कि अगर पैसा लगा तो हमें क्या फायदा, हमें क्या समझना चाहिए, हमको ये समझना चाहिए कि अगर पैसा लोग ज्यादा गोल्ड में लगाएंगे तो गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो गोल्ड महंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेटा कहता है कि गोल्ड अगर महंगा हो रहा है तब भी आपकी परचेजिंग पावर पे काफी फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क नहीं पड़ता, लोग तब भी उसको बाय कर रहे हैं। इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा है, राइट। और उस केस में जब आप ज्यादा गोल्ड खरीदते हो तो इंडिया को बाहर से क्या करना पड़ता है, गोल्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। और जब हम इंपोर्ट ज्यादा गोल्ड करेंगे तो क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जब हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट बिल भी इंपैक्ट करेगा, हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ पाता है तो इंपोर्ट बढ़ेगा, तो मतलब हमको ज्यादा रुपया यूएस डॉलर्स में बाहर के देशों को देना पड़ेगा क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, राइट। तो अगर लोग ज्यादा गोल्ड को ल्यूक्रेटिव मानते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर्स भी गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड महंगा होगा, लोग खरीदेंगे उसको और खरीदेंगे, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं और कुछ लोग ज्वेलरी खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो जब आप ज्यादा खरीदोगे तो हमको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, हमारी माइंड्स में इतना गोल्ड नहीं है। तो उस केस में ये कहते हैं एनालिस्ट की इन्वेस्टिंग इन 2024 कुड बी अ गोल्ड अट्रैक्टिव और सिल्वर अट्रैक्टिव। तो इस स्टडी से ये समझ में आता है कि हम एक इकोनॉमिक साइकिल भी समझते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऐसी न्यूज को पढ़ करके, ठीक है। Now, nearly 97.38% 2000 नोट्स रिटर्न। अभी हम समझ रहे हैं कि आरबीआई की जो क्लियर नोट पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने 2000 के नोटों को वापस लिया, तो उसका एक डेटा है कि इतने सारे नोट वापस निकल करके आए। आपको क्या पढ़ना है, आपको नोट्स बनाने हैं क्लियर नोट पॉलिसी पे, क्लियर नोट पॉलिसी। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये आप देखें कि मॉनेटरी सिस्टम, जो मॉनेटरी सिस्टम पॉलिसी जो भी आरबीआई को आप फॉलो अगर वेबसाइट पे जाएं या नोट्स बनाते हैं तो वहां पे देख सकते हैं कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके ऊपर सवाल जरूर पूछे गए हैं आप एग्जाम्स में, उसके ऊपर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्लियर नोट पॉलिसी भी पूछी जा सकती है कि आरबीआई ने किस केस के अंडर, किस पॉलिसी के अंदर के चलते 2000 नोटों को वापस लिया था। ऑलराइट, तो उसके अलावा जब हम आरबीआई की वेबसाइट को और रिसर्च करते हैं तो आप देखोगे कि वहां पे उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो टाइम टू टाइम क्वार्टरली रिलीज होती रहती है, रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियोज होते हैं,
उनकी वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो आपको ऐसी टर्म्स मिलेंगे। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, एमपीसी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, एमएसएफ, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो कुछ टर्म्स है जिनके ऊपर आपको नोट्स बनाने ही बनाने चाहिए। जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मस्ट है कि वो ये जान ले कि भाई एमपीसी क्या है, एलएएफ क्या है, एमएसएफ क्या है, सीपीआई क्या है। आपको नंबर कम भी याद हो चलेगा, होना चाहिए याद। जब आप इतना पढ़ लोगे तो भी याद हो ही जाएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है। जैसे कि सीपीआई का थ्रेशोल्ड है कि 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 4 प्लस माइनस 2, मतलब अगर प्लस करेंगे तो 6 और माइनस करेंगे तो 4, मतलब थ्रेशोल्ड 4 से 6 के बीच में हम उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रखा है कि अगर हमारा थ्रेशोल्ड 4 से 6 के बीच में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो हम फिर भी ठीक है, वी आर नॉट इन अ बैड सिचुएशन। लेकिन अगर ये बढ़ करके 6.5 होता है या 3.5 जाता है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के थ्रेशोल्ड भी आरबीआई समय के साथ रिलीज करता है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है तो आप इस पे भी नोट्स बना सकते हैं। Alright. Now ISRO's new year plan take off with the polarimetry satellite launch. So PSL या फिर polarimetry satellite launch किया है ये प्लान है, नॉट टेक ऑफ। अभी प्लान है कि इस साल ऐसा होगा। तो इस सैटेलाइट के बारे में आप डिग इन करिए, इसके बारे में पढ़िए और इसके लिए पहले से ही नोट्स बना रहे। वैसे इसके आर्टिकल्स अभी आएंगे लेकिन फिर भी आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ना लिखना चालू कर दीजिए। उसके अलावा जो कॉमन नोट्स बनते हैं वो पीएसएलवी पे है, जीएसएलवी लास्ट ईयर बहुत चल रहा था तो पीएसएलवी लगा लीजिए नोट्स में, उसके बाद जीएसएलवी लगा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक होल्स, ब्लैक होल पहले भी पूछा गया है, ब्लैक होल्स, तो इनके ऊपर भी आप नोट्स टर्म्स के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। ऐसे एक और आर्टिकल न्यूज में छपा है, आफ्टर यूएस इंडिया सेकेंड कंट्री टू सेंड डेडिकेटेड सैटेलाइट टू स्टडी ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स आप जाके सबसे पहले ज्योग्राफी में चेक करिए कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। उसके बाद आप उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे मैगजीन में, पीएसएलवी, जीएसएलवी और लॉन्च व्हीकल्स क्या क्या होते हैं। पीओईएम का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ which is ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, इसे कहते हैं ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM टू सेट द 10 पेलोड्स ओवर द नेक्स्ट मंथ। पेलोड का मतलब वही है कि ज्यादा फ्यूल ले जाना सो दैट की सैटेलाइट टाइम से पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो इसके हिसाब से अलग अलग सैटेलाइट्स को डिजाइन किया जाता है। तो ये टर्म्स हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। नाउ ऑटो पीएलआई स्कीम एक्सटेंडेड बाय ईयर, ये आर्टिकल सिर्फ एक टर्म के लिए मैंने यहाँ पे रखा है विच इज पीएलआई। पीएलआई क्या होता है? विच इज प्रोड्यूस लिंक्ड इंसेंटिव, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कि जो पॉलिसी है वो प्रोडक्शन बेस्ड है। मतलब अगर सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी मिलती है, आपको ग्रांट मिलती है या आपको डिस्काउंट या जो भी आपको असिस्टेंस मिलता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है, तो वो क्या है? वो आपका प्रोडक्शन बेस्ड है। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपको वो स्कीम इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, और अगर प्रोडक्शन है या परफॉर्मेंस है तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव in India that provides incentive to companies for increased sales for products made in domestic units. अगर आप इसको और सर्च आउट करें तो आप देखेंगे पीआईबी की वेबसाइट्स पे ऐसे 14 सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स हैं जिनको इस लिस्ट में रखा गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा ही इस वक्त चल रहा है, मतलब न्यूज में भी चल रहा है। उसके अलावा एमएसएमई होते हैं, एलईडीज होती हैं, एमएमएफ है, और आपके साथ जो ऐसी स्कीम्स जहां पे इंसेंटिवाइज करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोग गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया है जिसका टारगेट है 1.97 लाख करोड़ का। तो ये अभी लेटेस्ट न्यूज नहीं है, 23 की न्यूज है। तो आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाके, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं कि पीएलआई स्कीम्स में कौन कौन से नाम आते हैं मेजॉरिटी पे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि पीएलआई स्कीम्स क्या क्या होती, का मतलब क्या होता है। तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज डिस्कशन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। और आप कमेंट्स में लिख सकते हैं व्हाट एल्स डू यू फील कि आप और एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर कुछ और चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज कमेंट मी बैक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।